हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियल स्टोरीज। और आ गया मैं फिर से आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। एस्ट्रल प्रोजेक्शन। जी हाँ, एस्ट्रल प्रोजेक्शन का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कई मूवीज के ऊपर बेस्ड है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की टेक्निक सिखाते हैं और गारंटी देते हैं कि इतने टाइम में आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन बेसिकली एक तरीका है जिससे आप अपनी सोल को या फिर अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी से डिटैच कर सकते हैं। आप अपने आसपास के सराउंडिंग में घूम फिर कर आ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप उन्हें देख पा रहे हैं और वापस से आप अपनी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग लगता है ना? लेकिन ये जितना इंटरेस्टिंग है ये उतना ही खतरनाक भी है। जी हाँ, एस्ट्रल प्रोजेक्शन रियल है या नहीं ये तो हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाए हैं और उसकी वजह से उन लोगों ने कई डिवाइन एक्सपीरियंसेस, बहुत ही एक रिलैक्सिंग फीलिंग है ना, बहुत अलग ही तरह का एक्सपीरियंस उन्होंने लिया और उसके बाद उनकी जो लाइफ थी वो चेंज हो गई। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को एस्ट्रल प्रोजेक्शन के साइड इफेक्ट्स झेलने पड़े। हमारी आज की कहानी है 15 साल के एक लड़के की जिसका नाम है प्रणय। उससे भी शौक लगा एस्ट्रल प्रोजेक्शन का, लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के बाद जो उसे शौक लगा वो उसके और उसकी फैमिली के लिए एक नाइटमेयर बनकर सामने आया। तो ये देखते हैं क्या हुआ प्रणय के साथ। बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि आपको लगता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन रियल है, कि आप में से किसी ने कभी एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई किया है और क्या ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा, ये हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है, कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है, मिस्टीरियस एक्सपीरियंस है, तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर विच इज princeofchemistry22@gmail.com, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर कनेक्ट कर सकते हैं विच इज princeMNIT1987, या फिर हमारा ऑफिशियल इंस्टा पेज प्रिंस स्टोरी टेलर पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फेसबुक पर भी आप प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर नाम से जो हमारा पेज है वहां पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बढ़ते हैं, बात है कोविड टाइम की, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। ये जो स्टूडेंट है ये 10th क्लास का स्टूडेंट था उस टाइम पर, और लॉकडाउन के टाइम पर सभी लोगों के पास बहुत सारा फालतू टाइम था। पता नहीं कैसे प्रणय को कहीं से एक वीडियो सजेस्ट हुआ यूट्यूब पर, दैट वाज अबाउट एस्ट्रल प्रोजेक्शन। उसमें बताया गया था कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है, कैसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन को प्रैक्टिस किया जाता है और कैसे इस एस्ट्रल प्रोजेक्शन की टेक्निक को यूज करके आप अपनी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। आप एक ऐसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो रियल लाइफ में अवेलेबल नहीं है। आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं और कोई भी आपको देख नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ों ने प्रणय को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट किया। उसका इंटरेस्ट जागा एस्ट्रल प्रोजेक्शन में और उसने शुरू की अपनी रिसर्च एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में। उसने गूगल, यूट्यूब, स्पॉटिफाई हर एक प्लेटफॉर्म को छानना शुरू किया जहाँ से उसे टेक्निक्स पता लगनी शुरू हुई एस्ट्रल प्रोजेक्शन की। धीरे धीरे उसने उन टेक्निक्स को, उन तरीकों को फॉलो करना शुरू किया। उसे पता था कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन सिर्फ एक डीप मेडिटेशन की स्टेट के अंदर ही अटेन किया जा सकता है। इसी के साथ साथ उसने मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया था। मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि 8 ईयर से लेकर 15 ईयर्स की एज तक चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि कोई एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाए। कई बार लोग एक्सीडेंटली एस्ट्रल प्रोजेक्शन में चले जाते हैं जिनका माइंड उस लेवल की कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स पर आता है। मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन को एक्सीडेंटली एक्सपीरियंस किया है वो नींद के अंदर किया है। ये आपकी एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आप डीप स्लीप में होते हैं लेकिन आपका माइंड अवेकन होता है, और उस स्टेट में कई बार लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, या फिर जिन्हें हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक्सीडेंटल होता है जहाँ पे आपकी सोल आपकी बॉडी से डिटैच हो जाती है, और एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज इंटेंशनल। कई लोगों ने स्लीप पैरालिसिस भी एक्सपीरियंस किया है। स्लीप पैरालिसिस जो होता है वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की पहली स्टेज होती है। इसी स्टेज के बाद अगर कंट्रोल तरीके से इस प्रोसेस को किया जाए आप भी अपनी सोल को अपनी बॉडी से डिटैच कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की प्रणय ने इन सारे प्लेटफॉर्म से। उसे पता लगा कि टोटल 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें अगर आप 3rd स्टेज को क्रॉस कर ले तो आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं। अब प्रणय हर दिन रात को सोते टाइम एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कर रहा था। वो हर रात को सोते टाइम कोशिश करता था कि उसकी वो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाए, वो भी ये एक्सपीरियंस ले पाए कि जब सोल बॉडी से डिटैच होकर घूमती है तो वो क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता है। ऐसा क्या एक्सपीरियंस है लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्म में डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट जाग चुका था इसके अंदर। अब हर दिन
हर दिन वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस किया करता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लगातार 6 महीने तक प्रणय इस टेक्निक में सफल होने की कोशिश करता रहा। और जैसे कि आप जानते हैं, जब आप एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं और आप लगातार उसके लिए कोशिश करते हैं, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलती है। कुछ ऐसा ही हुआ प्रणय के साथ। 6 महीने के बाद एक दिन प्रणय वापस से, जब उसका डेली रूटीन बन चुका था, एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तैयारी कर चुका था और वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। इतने महीनों की प्रैक्टिस के बाद 20-30 मिनट के अंदर ही डीप स्लीप में चला गया और तभी अचानक से उसकी बॉडी अवेकन हुई एक टिंगलिंग सेंसेशन के साथ। ऐसा लग रहा था कि एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसकी पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है और वो इलेक्ट्रिक करंट उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वो उठा, उसने देखा कि वो वहां पर था भी और वहां पर नहीं भी था। उसकी बॉडी वहां पर थी लेकिन उसका माइंड वहां पर नहीं था। ये जो टिंगलिंग सेंसेशन था, ये उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी बॉडी से बाहर की तरफ खींच रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने फील किया कि वो अपनी बॉडी से बाहर आ चुका है। अपने चारों तरफ सराउंडिंग उसने देखी तो उसे अलग ही तरह की ग्रीन और पिंकिश टिंज वाली लाइट उसके चारों तरफ घूम रही थी। वो देख रहा था नीचे तो उसे अपनी बॉडी दिखाई दे रही थी। उसको एक अलग ही अमेजिंग सी फीलिंग आ रही थी। उसने अपने आसपास घूमना शुरू किया। वो अपने रूम को चारों तरफ से देख पा रहा था। वो बाहर निकला, उसने बाहर के अपने सराउंडिंग्स को चेक किया, लेकिन कोई एक ऐसा मिस्टीरियस फोर्स था जो उसको वापस से अपनी बॉडी की तरफ खींच रहा था। कोई ना कोई ऐसा फोर्स था जिसको बहुत ज़्यादा दूर जाने नहीं दे रहा था और उसके अंदर एक बहुत अजीब सा डर भी था कि कहीं वो अगर ज़्यादा दूर चला गया और वापस अपनी बॉडी के अंदर वापस नहीं आ पाया तो विदिन लाइक मिनट्स, 1 और 2 मिनट्स, वो वापस से अपनी बॉडी के अंदर गया। वो जो फोर्स था उसने उसको वापस से खींच लिया और वापस अपनी बॉडी के अंदर गया। फिर से उसकी एकदम से आँख खुली। उसने चारों तरफ अपने सराउंडिंग को देखा। उसे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ है। कहीं ये कोई सपना तो नहीं था या फिर वाकई में आज मैं अपने कोशिशों में सक्सेसफुल हो गया। क्या वाकई मैंने एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया? ये चेक करने के लिए उसे दोबारा ट्राई किया, लेकिन उस रात दोबारा वो सेम एक्सपीरियंस नहीं ले पाया। अगली रात फिर से उसने ये प्रोजेक्शन ट्राई किया। गेस व्हाट? यस, लास्ट नाइट उसका सपना नहीं था। वो इस बार सक्सेसफुली वापस से अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी बॉडी से डिटैच कर पा रहा था। वो वापस से बाहर निकला, उसने देखा उसकी बॉडी वहीं पर है। फिर से उसने आसपास सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब ये सब उसके लिए रियल था। फिर से उसके चारों तरफ एक अलग ही कलर की लाइट घूम रही थी। वो बहुत रिलैक्स सा फील कर रहा था, बहुत सूदिंग फीलिंग थी। मतलब होता ना कि एक बिल्कुल कामनेस, बिल्कुल शांति वाली फीलिंग थी। चारों तरफ बहुत अच्छे अच्छे कलर थे। लग रहा था कि वो हेवन के अंदर आ गया है। वो एक अलग डायमेंशन को अब ऑब्जर्व कर पा रहा था। उसने इधर उधर थोड़ा अपनी बॉडी से दूर जाना एक्सप्लोर किया। धीरे धीरे उसका करेज बढ़ने लगा और वो थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ा। बहुत ही मज़ा आ रहा था उसे। ऐसा अपनी लाइफ में उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। 5-10 मिनट घूमने के बाद वो वापस से अपनी बॉडी के अंदर आ गया। हर बार उसको जब भी थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता, एक फोर्स था जिसको वापस उसकी बॉडी की तरफ खींच रहा था। इस तरह से अब वो सक्सेसफुली अपनी बॉडी को एस्ट्रली प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो रहा था। हर रात वो ना, ये एक नशे की तरह उसके लिए होना शुरू हो गया। तो उसे बड़ा मज़ा आता था। बिल्कुल अपना जैसे ना आप हाई फील करते हैं कोई भी नशा करने का, जैसे वो बिल्कुल इस फीलिंग के अंदर हाई फील कर रहा था। अगले कई दिनों तक हर रोज़ वो अपनी बॉडी को एस्ट्रली प्रोजेक्ट करता और अपने आसपास के सराउंडिंग में घूम के आता और उसको बड़ा मज़ा आता था। आप सोचें, लॉकडाउन, आप घर के अंदर बंद हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। उसे लग रहा था कि उसके पास एक ऐसी पावर आ गई है कि लॉकडाउन से अफेक्टेड नहीं है। वो अपने किसी भी दोस्त के घर जा सकता है, वो जिसके चाहे उसके घर जा सकता है, वो आसपास कहीं पर भी घूम सकता है। बस जिसके पास वो जा रहा है उसे पता नहीं होगा कि वो वहाँ पर है। अगर आपके पास ऐसी पावर आएगी तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप भी एक्सप्लोर करेंगे और यही उसने करना शुरू किया। वो हर रात एस्ट्रली अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट करता और आसपास घूमकर आता। लेकिन शायद उसने एक दूसरे पहलू को नहीं देखा। डायमेंशन सिर्फ एक नहीं होता है। एक रात जब उसने अपनी बॉडी को एस्ट्रली प्रोजेक्ट किया और वो आसपास एक्सप्लोर कर रहा था,
तभी उसे सामने से अपनी तरफ एक काला साया आते हुए दिखाई दिया। पता नहीं क्यों उस काले साये को देखकर उसे बहुत अजीब सा डर लगा। उसे एक इंटरनल फीलिंग आई, वो जो उसकी बॉडी का फोर्स था उसे बहुत तेज पुकारने लगा। उसे लग रहा था कि कहीं ये ब्लैक शैडो जो है उसे यहाँ ट्रैप ना करे। जिस तरह से उसकी तरफ बढ़ रहा था अग्रेसिव होकर, उसे लग रहा था कि उसे ट्रैप कर लेगा। वो जैसे फटाफट से अपनी बॉडी की तरफ जाने लगा, और जैसे वो अपनी बॉडी की तरफ जाने लगा, वो जो ब्लैक शैडो, वो जो ब्लैक फिगर था, वो भी उसी के टूवर्ड्स आने लगा। और जैसे प्रणय अपनी बॉडी के अंदर गया, उसके साथ साथ वो ब्लैक शैडो भी उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर गई। चौंक कर एकदम से उठा, पूरा बुरी तरह से वो पसीने पसीने डर के मारे, डर से उसकी बॉडी पूरी पसीने पसीने के अंदर थी। उसका ब्लड फ्लो बहुत तेज था, हाँफ रहा था वो। उसने अपने चारों तरफ देखा, उसके चारों तरफ कोई भी नहीं था, लेकिन वो बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे लग रहा था कहीं ये सपना तो नहीं है। अगर ये एक सपना है, जो इतने दिनों से कर रहा था वो क्या था? नहीं, इस दिन के बाद से ही उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उसने नेक्स्ट डे वापस से अपनी बॉडी को एस्ट्रली प्रोजेक्ट करना शुरू किया, और जैसे उसने अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, वो जिस डायमेंशन को पिछली बार एक्सप्लोर कर पा रहा था, अब वो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ जा नहीं पा रहा था। उसकी जगह वो पहुंचा एक दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पे सब कुछ डार्क था। इस तरह से रेड वियर्ड कलर्स थे, आग सी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो नर्क के अंदर पहुंच गया है, और वहाँ पर उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई, दर्द भरी आवाज़ें। इस डायमेंशन में इतना पेन था, इतना पेन, जो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर के बाद उसको फिर से वही ब्लैक शेडो और उसके आसपास बहुत सारी काली काली परछाइयाँ नजर आने लगी। वो फटाफट से वापस अपनी बॉडी के अंदर पहुंचता है और बाहर निकलता है। अब प्रणय का ये डिवाइन एक्सपीरियंस एक नाइटमेयर में बदल चुका था। उसके शरीर में एक अजीब सा ही दर्द रहता था, बहुत थका थका वो फील करता था। ना उसका पढ़ाई में मन लगता, ना किसी और काम में मन लगता। घर वालों से भी वो ठीक से बात नहीं कर रहा था। घर वालों लग रहा था कि लॉकडाउन का टाइम बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और ही थी। उसका बिहेवियर बदलता जा रहा था। घर में जब भी कोई पूजा करता या आरती करता, उसको बहुत तेज गुस्सा आता, और वो सबके ऊपर चला जाता, क्या हो रहा है ये सब, क्यों कर रहे हो तुम ये सब, बंद करो ये सबको। पता नहीं घर वाले क्या पागल हो गया है क्या, समझ में नहीं आता उनको कुछ भी। उन्होंने इग्नोर करना शुरू किया कि इसकी ग्रोइंग एज है, हार्मोनल चेंजेस है, हो सकता है वैसे भी ना यूट्यूब वीडियोज ये सब देखता रहता है, क्या क्या देख रहा होगा, उसकी वजह से उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। उन्होंने उसको समझाया, बट वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा था। तो इनका जो घर था वो 2 मंजिल का घर था। और एक रात की बात है, इसकी जो फैमिली मेम्बर्स है, बेसिकली फादर मदर जो हैं, वो ऐसे ही, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड सा हो गया था, उसको समझाने के लिए इसके रूम में गए। देखा तो रूम का गेट खुला हुआ था। उन्होंने अंदर जाके देखा तो प्रणय वहाँ पर नहीं था। लेकिन जब वो उस रूम में घुसे, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने देखा कि प्रणय ने अपने रूम के जो फ्लोर होता है उसके ऊपर एक अजीब सा इस तरह का साइन बनाया हुआ है, और उसके आसपास बुझी हुई कैंडल्स रखी हुई हैं, जैसे वो किसी की पूजा कर रहा हो। उनको समझते हुए देर नहीं लगी कि ये लड़का कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, इसी वजह से इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। देख के लग गया था कि कोई काला जादू या किसी सैटेनिक तरह का जो कल्ट होता है, या कुछ इस तरह की जो ब्लैक प्रैक्टिसेस होती हैं, वो ये कर रहा है। उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया, उन्होंने उसको आवाज़ नहीं लगाई। उन्होंने चारों तरफ देखा, उनको प्रणय कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर वो लोग गए छत पर। छत पर जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ के छत पर पहुंचे, उनकी सांस उनकी हलक में गई। प्रणय छत के बीच में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक कबूतर था, उसके आसपास 2-3 कबूतर पड़े हुए थे जिनकी गर्दन गायब थी, और जो हाथ में कबूतर था वो उसकी गर्दन को खा रहा था। ये देखते उसके कबूतर बहुत तेज चल रहे। उनकी चीख सुनते प्रणय की तरफ घूमा, और उसके पिताजी का गुस्सा। उसके पिताजी वैसे भी बहुत मतलब बेसिकली स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने आओ देखना था, प्रणय को पकड़ा, उसको पीटना शुरू किया। क्या कर रहा है तू, ये सब क्या चल रहा है इस घर के अंदर, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं तेरे को। ऐसे करके उन्होंने बहुत उसको डांटा, और उधर वो उसको पीटे जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो उसको मारते और वो जोर जोर से हंसता, और वो भी एक अलग ही हंसी के अंदर। ऐसा लग रहा था कि वो प्रणय नहीं हंस रहा है, कोई और उनकी बॉडी के अंदर हंस रहा है। 4-5 थप्पड़ मारने के बाद उसके पिताजी जब उसकी हंसी सुनी तो वो भी घबरा कर पीछे हो गए। उन्होंने पूछा उससे, कौन है तू? उधर से प्रणय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक मुस्कान, एक शैतान की हंसी उसके चेहरे पर, उसके होठों पे आ गई थी। इसके बाद अचानक से प्रणय निढाल होकर गिर गया।
जैसे वो बेहोश हो गया हो। उसके पिताजी ने उसे उठाया, उसके रूम में वापस लेकर आए। ये सब कुछ उन्होंने साफ किया। नेक्स्ट डे ही उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, बात की, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप इसे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, हो सकता है इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, है ना, या फिर शिज़ोफ्रेनिया हो, या ऐसी कोई भी बीमारी इसको हो सकती है। उन्होंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया। अगले 5-10 दिन तक, इस टाइम तक लॉकडाउन वगैरह में ढील आ चुकी थी, तो साइकेट्रिस्ट को दिखाया, उसने इसका कुछ दिन सेशन किया, लेकिन इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो रात को अचानक अपने कमरे में बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता। जब भी घर में पूजा होती थी वो सामान फेंकना शुरू कर देता। उसका ये बिहेवियर जो था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली थक हार कर इनके पिताजी ने, इनके एक बहुत जानकार पहुंचे हुए पंडित थे, उनसे बात की। उन पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं कल के दिन आपके घर पे इस समय आऊँगा, आप उसे मत बताना, मैं वहाँ आके देखता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। अगले दिन जब वो पंडित जी घर में आए तो घर में घुसते ही उनको एक नेगेटिव प्रेजेंस फील हुई। उन्होंने घर में घुसते ही कहा, आपके घर में कुछ तो गलत है। उन्होंने पूछा, कहाँ है बच्चा? अच्छा, मैं आपको बात बताने में भूल गया कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मतलब वो इतना परेशान करने लग गया था, घर के अंदर चीज़ें फेंकना, तोड़ना, सामान दरवाज़ों पे लात मारना, है ना, दीवारों पे कुछ ना कुछ बनाना, बड़बड़ाते रहना, कि उसके घर वालों ने दिन के टाइम उसको नींद की गोलियां देके सुलाना शुरू कर दिया। उसको हर टाइम, ऑलमोस्ट हर टाइम उसको बेहोशी की हालत में रखते थे, ताकि उसका एक बिहेवियर, जो अग्रेसिव बिहेवियर था, वो उनको झेलना ना पड़े। साइकेट्रिस्ट के सेशन के बाद भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो जिस दिन पंडित जी आए उस दिन भी वो ऑलमोस्ट नींद की हालत में ही था। उसको रात के टाइम दवाइयाँ दी गई थी, उसको लेकर वो सोया हुआ था। पंडित जी ने पूछा, कहाँ पर है बालक? तो उसको लेकर गए। वहाँ सामने वो पलंग के ऊपर लेटा हुआ था। पंडित जी ने उसको देखा बिना टच किए दूर से, और उनसे कहा, इसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसके पिताजी बोले कि पता नहीं महाराज, हम तो कहीं बाहर भी नहीं गए, ये तो लॉकडाउन के अंदर था। फिर उन्होंने थोड़ा अपने हाथ में, एक पानी था, गंगा जल था, उन्होंने उसके चेहरे पर डाला और उसे उठाया। वो उठा, उठते ही पंडित जी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो बोलता है, आप कौन? तो उसके पिता ने बताया कि बेटा ये पंडित जी हैं और ये तुमसे मिलना है। पंडित जी ने प्रणय को थोड़ा सा पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद अपने मन में कुछ ना कुछ बोलने लगे। थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद अचानक से प्रणय के शरीर में कुछ हलचल हुई। उसके चेहरे के हाव भाव चेंज हो गए, और वो पंडित जी को घूर कर और एक अलग हंसी के साथ देखने लगा। पंडित जी ने उससे पूछा, कौन हो तुम और इस बालक के शरीर में क्या कर रहे हो? तो वो तेज तेज हंसने लगा। मेरा नाम करण है, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे लेने आया था, लेकिन अब मैं इसे अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जाऊंगा। ये सुनकर उसके पिताजी पास में खड़े थे, चौंक गए थे उसे। यहाँ पंडित जी ने बोला, नहीं, तुम इसे यहाँ से नहीं ले आ सकते, मुझे इसको अपने साथ ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। पंडित जी ने कहा, वो मैं देख लूँगा, पर ये बताओ तुम इससे चाहते क्या हो? इसके बाद वो कुछ नहीं बोला, और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी वापस से रिलैक्स हो गई, उसकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं है। पंडित जी ने उसके पिताजी की तरफ देखा और कहा, देख लिया आपने, इसके शरीर में आत्मा का वास है, और इसे बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें भैरव बाबा का काला हवन करना होगा, उसके बाद इसको हरिद्वार का स्नान करवाना। पंडित जी ने उसके पिताजी को हवन सामग्री लिख कर दी, बोला आप ये हवन सामग्री जल्दी से जल्दी लाएं, और कल की कल ही हमें हवन करना होगा। पिताजी ने सामग्री देखी, वो सामग्री लेने गए, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनको हवन सामग्री लाने ही नहीं दे रही थी। वो मार्केट जाते, सामान लाते, थैली फट के नीचे गिर जाती। अगले दिन दोबारा गए, थोड़ी देर के बाद दोबारा गए, तो पता नहीं कैसे बारिश हो गई और सामान भीग गया। वो बाजार से अपने घर तक हवन सामग्री का सामान ला ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने वापस से पंडित जी को फ़ोन किया और कहा कि महाराज 3 बार कोशिश कर चुका हूँ सामान लाने की, ये जो भी है ये मुझे सामग्री लाने नहीं दे रही, ये मेरे बच्चे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, आप ही कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है यजमान, आप चिंता ना करें, मैं हवन सामग्री लेकर आऊँगा। अगले दिन पंडित जी हवन सामग्री लेकर आए। हवन सामग्री उन्होंने पूरी बाजार से खरीदी,
घर पहुंचे और जैसे उन्होंने हवन सामग्री की पोटली खोली, थैली खोली, वो खुद आश्चर्यचकित रहे। जो जो सामान वो खरीद के लाए थे उनमें से वहाँ एक भी सामान नहीं था। उस थैली के अंदर सिर्फ कुछ नींबू पड़े हुए थे, कुछ साबुत और कुछ कटे हुए। कुछ कटे हुए नींबुओं के ऊपर सिंदूर लगा हुआ था और कुछ कटे हुए नींबुओं के ऊपर काजल लगा हुआ था। पंडित जी भी एक बार बुरे से घबरा गए। उन्होंने फिर से उसके पिताजी की तरफ देखा और कहा, मेजबान, ये कोई मामूली शक्ति नहीं है। फिर से वो दोबारा मंदिर मतलब मार्केट गए पंडित जी, और इस बार उन्होंने अपनी शक्तियों को काम में लिया और इस बार वो सामान लेकर आए और इस बार शायद वो शक्ति सामान को किसी भी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाई। हवन हुआ, प्रणय को बुलाया गया और जैसे हवन शुरू हुआ वो बहुत तेज तो चिल्लाने लगा, ऐसा जैसे कोई उसके अंदर राक्षस आ गया हो। बहुत ज़्यादा शक्ति उसके अंदर आ गई थी। उसको 5-5 लोग, ना आप सोचो 15 साल का एक बच्चा, उसे 4-5 लोगों ने पकड़ा हुआ है, फिर भी वो उनके वश में नहीं आ रहा और बहुत तेज तो चल लगा, मैं सबको अपने साथ अपनी इस दुनिया में ले जाऊंगा, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। और उधर पंडित जी माँ भवानी की मूर्ति लेकर साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने उसके सामने उस मूर्ति को रखा। उसके बाद पता नहीं क्यों एकदम से वो थोड़ा बहुत शांत हुआ और उन्होंने अपना हवन पूरा किया। हवन पूरा करने के बाद उन्होंने कहा कि इसे हरिद्वार ले जाना पड़ेगा। जब उसे हरिद्वार ले जाने लगे गंगा स्नान के लिए, तो वो गाड़ी के अंदर बैठा था, मतलब वो लास्ट जो मोमेंट था ना, जबकि हाँ उसको पता है कि इसका अंत हो सकता है, वो छटपटा रहा था, वहाँ जाना नहीं चाह रहा था, गाड़ी में उसने ताबड़तोड़ मचा रखी थी, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे कंट्रोल करके उसको हरिद्वार ले जाया गया। वहाँ उसको पहली बार जब गंगा स्नान करवाया गया तब जाके उसकी बॉडी थोड़ी शांत हुई। पंडित जी ने कहा कि सिर्फ एक बार के स्नान से कुछ नहीं चलेगा, इसको हर हफ्ते अगले 6 महीने तक यहाँ पर स्नान के लिए लाना पड़ेगा। और ऐसा ही किया गया। अगले 6 महीने तक उसे लगातार पंडित जी के साथ वहाँ पर स्नान के लिए लाया गया और कहीं 6 महीने बाद जाकर प्रणय, वो जो भी एंटिटी थी, उसके चंगुल से मुक्त हो पाया। और तब जाके उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। ये सारी बातें अभी तक भी उसके घर वालों को नहीं पता थी। तो प्रणय के जो दोस्त हैं विकास, जिन्होंने मुझसे स्टोरी शेयर की है, उन्होंने जाकर उनकी फैमिली को बताया कि अंकल मुझे ये सब पता लगा और मुझे और कुछ तो नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये नालायक जो है ना, ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई कर रहा था लॉकडाउन के टाइम। ये बात सुनकर उन्होंने प्रणय की तरफ देखा, उससे पूछा तो उसने बोला कि हाँ पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखकर इसको ट्राई करने की कोशिश की और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। तो ये थी प्रणय की स्टोरी, जिसने सिर्फ फन के लिए कुछ वीडियोस को देखकर उसने उस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश की जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। उसने ऐसे टेरिटरी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जिससे उसको कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ कुछ वीडियोस, पता नहीं क्यों लोग, मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को बेसिकली एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं सब चीज़ें करने के लिए, जबकि वो जानते हैं कि नॉर्मल इंसान उस लेवल को कभी अटेन नहीं कर सकता जो कुछ योगी कर सकते हैं। जी हाँ, कई ऐसे पहुंचे योगी हैं जिन्होंने ये सब किया हुआ है और वो करते हैं रेगुलरली। स्वामी विवेकानंद की अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है। कई मॉन्क्स हैं, योगीज हैं, जिनकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन्होंने ये सब किया हुआ है, लेकिन उनके पास उनका लेवल अलग है। आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, उनके कई सालों के मेडिटेशन से वो उस एनर्जी लेवल तक पहुँचते हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। क्या ज़रूरत आ रही है सब करने की? देखें, सुने और जाने दें। ऐसी चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। ना सिर्फ एक प्रणय का केस है, ऐसा एक और केस हुआ था बेंगलुरु के अंदर 2017 में, आई थिंक, अगर मुझे ये ठीक से याद है। वहाँ पर एक लड़का था जिसके फादर डॉक्टर थे, मतलब इसके फादर जो थे बेसिकली टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। उसकी मदर एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी। उसकी सिस्टर ने MBBS कंप्लीट किया था। उसका भी MBBS में एडमिशन करवाया गया था, बट वो कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया। उसके बाद उसने स्टार्ट किया था गेम डेवलपमेंट का कोर्स, और उसमें भी वो सबसे ज़्यादा जो वायलेंस वाले गेम्स हैं वो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था। एक टाइम उसने अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स की कुल्हाड़ी से सिर पे मारकर उनका सबका मर्डर किया। एक दिन उसने अपनी माँ को बुलाया अपने रूम में और बोला कि देखो माँ, मैंने गेम डेवलप किया है। और जैसे वो रूम के अंदर आई, उसने कुल्हाड़ी से उनके सिर पे मारकर उनका मर्डर कर दिया। सेम इस तरीके से अपने फादर को बुलाया, उसका भी वहीं पे मर्डर कर दिया। उनकी एक रिलेटिव थी, शायद चाची या कुछ थी, वो वहीं पे उनका 2 स्टोरी घर था तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो रहा करती थी, उसको भी उसने इसी तरह से मारा और अल्टीमेटली फाइनली उसने अपनी बहन को भी मार दिया।
4 दिन तक उसने उनकी बॉडी को अपने घर के अंदर रखा और वो इस चीज़ को एक एक्सीडेंट में दिखाना चाहता था। बाथरूम में ले जाकर उन सबकी बॉडी को, मतलब एक एक बाथरूम के अंदर उन सबकी बॉडी को जला रहा था। जलाते जलाते अचानक आग उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और घर के आसपास आग की लपटें देखकर जब पड़ोसियों ने फ़ोन किया पुलिस को, जब जाके पता लगा वहाँ पर अध जली 4 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। पुलिस ने उन सबको वापस से रिकवर किया। 4 फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ वहाँ पर एक डमी भी पड़ी हुई थी जिसकी हाइट इस लड़के की हाइट के बराबर थी। इसका नाम था कैडल, पूरा नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, यस कैडल जीनसन, आप ढूंढ भी सकते हैं इस नाम को। तो जो कैडल जीनसन था ये उस लड़के का नाम था और उसने ये सारा प्लान किया था। उसको लग रहा था कि पुलिस को पता नहीं चलेगा, एक और डमी बॉडी मिलेगी जली हुई और उसको लगेगा कि पुलिस को लगेगा सभी लोग फायर के अंदर घर के अंदर मारे गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पास ही के रेलवे स्टेशन से पुलिस ने इसको पकड़ा और जब इससे इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने बताया कि ये सब किसी डेमोनिक एंटिटी की वजह से हुआ है जो उसकी बॉडी के अंदर आ गई थी। ये भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई किया करता था और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान कोई एंटिटी थी जिसने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसी तरह के डेमोनिक पूजा किया करता था और उसी की वजह से उसने इन सबका मर्डर किया। खैर उसकी इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल हटा दिया कि सिर्फ अपने बचने के लिए इस चीज़ का सहारा ले रहा है। बट एनी हाउ कितनी सच्चाई है इस केस के अंदर वी डोंट नो। आज भी वो जेल के अंदर अपने पापों की सज़ा काट रहा है। लेकिन अगर 1% भी चांसेस हैं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन की वजह से ये हुआ तो आप सोच सकते हैं कि उसने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती की और इसकी वजह से उसको अपनी पूरी फैमिली को अपने हाथों से मारना पड़ा और वो उन सबको लूज़ कर गया, अपनी लाइफ को भी लूज़ कर गया। तो क्या आप अब भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई करना चाहेंगे? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है और इसी का जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आप लोगों को इन दोनों एक्सपीरियंस से एक चीज़ समझ में आई होगी कि जो चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको हमें टच भी नहीं करना चाहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अपनी अगली कहानी के साथ। तो ये कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअली एस्ट्रल प्रोजेक्शन रियल है या नहीं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन रियल हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आप साइंटिस्ट की माने तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है जिसमें आप एस्ट्रल अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट कर पाते हो। दूसरा एक कारण ये भी कि बहुत कम लोगों के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी से अपनी सोल को या अपनी कॉन्शियसनेस को डिटैच कर पाएँ। इसलिए आपके ऐसा कोई ग्रुप नहीं है कि वो स्टडी कर सकते हो। बट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक ड्रीम की तरह होता है। जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, आप इतनी रिसर्च कर रहे होते हैं, इतनी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ रहे होते हैं, तो आपका माइंड आपके सामने हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है। आपको ड्रीम में ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी डिटैच होकर आपसे बाहर चली गई है और आप अपनी सराउंडिंग के अंदर घूम रहे हैं। और जब आप जागते हैं तो आप ऑलमोस्ट उसी स्टेट में जागते हैं, उसी तरह के आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। इसलिए आपको लगता है कि सब कुछ रियल है। या ऐसा भी हो सकता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन रियल ही होता हो। वी डोंट नो अबाउट दिस। जैसा आपसे कहता हूँ कि जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं वही इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आई होप आप लोग को भी लग रहा होगा कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या लगता है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपनी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।